कहते हैं जब सीधी उंगली से काम नहीं बनता तो उंगली ईडी करनी पड़ती है, फिर तो सारे राज से पर्दा हट जाता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजने के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही केजरीवाल गिरफ्तार हुए देश में बहस छिड़ गई कि केंद्र सरकार ने ईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए उनको गिरफ्तार किया। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, विपक्ष के और भी बड़े नेता ईडी के जांच के दायरे में हैं। क्या वाकई ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार के इशारों पर होता है, या फिर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होने से भ्रष्टाचारियों को तकलीफ हो रही है? पेश है ईडी के इर्द गिर्द होने वाली राजनीति पर श्वेत पत्र। ईडी गिरफ्तार कर ले गया। के बीचों बीच में पॉलिटिशियन पर क्यों हो रहा है? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकती है, कानून नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई इन तीनों को लगा करके ताकि चुनाव के नाम पर एक नौटंकी हो। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। देश की मौजूदा राजनीति में ईडी चल रहा है। सत्ता पक्ष की जुबान पर ईडी, फैक्टो वो ईडी है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की जुबान पर ईडी, जनता की चर्चाओं में ईडी, नेता के बयानों में ईडी। मुख्यमंत्री पद पर होना या नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना। भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने, सीबीआई ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना है। दो महीने के अंदर दो सीएम ईडी ने गिरफ्तार किया। एक पूर्व सीएम की बेटी गिरफ्तार की, तो चुनावी माहौल में ईडी सियासत के निशाने पर आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने संकट आ गया, ईडी गिरफ्तार कर ले गया। उधर हेमंत सोरेन को देखा, और भी स्टेटों में हम लोगों ने इसी तरह का व्यवहार केंद्र सरकार की तरफ से या प्रदेश सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे देखा है। ये विश्व रिकॉर्ड नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। ईडी ने अरेस्ट नहीं किया, मोदी जी और अमित शाह जी ने अरेस्ट किया। अभी बिहार भी आएंगे, झारखंड तो चले गए, तो और पूरी पॉलिटिकल लड़ाई को इन्होंने एक नया आकार दे दिया। लोकसभा चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में लगी हैं। ऐसे में ईडी की कार्रवाई को चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। पता नहीं कौन से मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में बोलेंगे कि मैं भारत से आया हूं जो लोकतंत्र की जननी है। मां के साथ ये व्यवहार, एक तरफ अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं ईडी, आईटी, सीबीआई इन तीनों को लगा करके ताकि चुनाव के नाम पर एक नौटंकी हो। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आप इंतजार करिए, 2024 के बाद अब दोबारा देश में चुनाव नहीं होगा, ये अंतिम चुनाव है। रशिया के तर्ज पे इस चुनाव के बाद आप अगर नहीं मेरी बात सत्य हुई तो मैं आजीवन राजनीति नहीं करूंगा। आप देख लीजिएगा, ये अंतिम चुनाव है लोकसभा का, इसके बाद देश में अब कोई चुनाव नहीं। क्या मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है? क्या गिरफ्तारियां चुनावों को देखते हुए की जा रही है? ईडी की कार्रवाई से किसे कितना फायदा हो सकता है? क्या ईडी सत्ता के इशारे पर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, या विपक्षी नेता ईडी पर आरोप लगाकर खुद को बचा रहे हैं? 67.5 करोड़ रुपया
इन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पढ़ा है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है। जिसमें 55 करोड़ रुपया वो है जब वो आरोपी बन गया था, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को पता चल गया था और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, उसके बाद भी इन्होंने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिया। तो जैसा कि आतिशी जी ने कहा, इस मामले में जो कि मनी ट्रेल सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इसी केस में आरोपी बनाना चाहिए। आतिशी जी और भारद्वाज जी पीसी करके कह रहे हैं, देखिए जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ये घपला हुआ और बिंदु ने इतने पैसे दिए, हम इसका जवाब मांगते हैं। दिल्ली के जवाब लोग आज ये जवाब मांग रहे हैं। आतिशी जी बताइए, शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ रुपया जो आपने साउथ की लॉबी से लिया, लोग उसका जवाब मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी आक्रामक है, लगातार सरकार पर हमलावर है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन बढ़े या वो लंबा फंसे तो उसके प्लान बी पर भी काम किया जा रहा है। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। विपक्ष के तमाम नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर गठबंधन की गांठें कसते हुए दिख रहे हैं। आज कांग्रेस के, लेफ्ट के और जो भी लोग आज और पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच में ईडी की रस्साकशी चल रही है। जनता के निर्णायक मंडल में अब ईडी भी एक मुद्दा है। राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। 2014 के आम चुनावों से पहले केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में जायंट किलर बनकर ऐसे उभरे कि दो राज्यों में सरकारें बनी। लेकिन 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले वही केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते ईडी की गिरफ्त में है। केवल 10 साल में केजरीवाल की राजनीति का पूरा चक्र ही उल्टा घूम गया। बीजेपी ईडी की कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी के संकल्प से जोड़ रही है। आम आदमी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर बदले की राजनीति का आरोप लगा रहा है। मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाए, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा लुटेरा दिल्ली का कोई और है, इसमें लोगों को अब कोई शंका नहीं है कि सबसे बड़े लुटेरे हैं। ये आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है। मिस्टर केजरीवाल, इफ यू आर करप्ट, पीपल विल कंटिन्यू टू गो टू जेल। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकते हैं, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है। पिछले 6 महीने से इनके मंत्री कह रहे हैं ये अंदर होगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। इनको कैसे पता? पूछते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का। विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सरकार के अंदर का डर है। विपक्ष हमलावर है कि चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए फंसाया गया है। केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते।
अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। सारे लगे पड़े हैं मेरे पीछे, अपनी जान भी दांव पे लगाई देश के लिए। गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस के द्वारा तानाशाही हो रही है। अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। सत्ता पक्ष की दलील है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है, करप्शन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का नतीजा है। ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष का आरोप है ईडी को हथियार बनाकर विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में चुन चुनकर जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसमें पूरी साथ खड़ी है और जो भी लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। सत्ता की सफाई है, ईडी कानून के अनुसार काम कर रही है और जो हो रहा है वो सबूतों के आधार पर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्ष सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक, बयानों से लेकर आरोपों तक आग बबूला है। अरविंद केजरीवाल आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये लोकतंत्र पर हमला है। सत्ता पक्ष का आरोप विपक्ष पर यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में विपक्ष कुर्सी के लिए लामबंद है। अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। सवाल यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई है या वाकई करप्शन के आरोपों से घिरे व्यक्ति की विधि सम्मत गिरफ्तारी। राजनीति के आरोपों और जनता की राय के बीच एक पक्ष अरविंद केजरीवाल के आंदोलन गुरु अन्ना हजारे का भी सामने है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। दरअसल चुनावी माहौल में चुनावी बयानबाजी लाजमी है। आम आदमी पार्टी अगर सरकार पर हमलावर है तो उसके पीछे बड़ी वजहों में से एक है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की नीति को झटका लगना। आम आदमी पार्टी इस बार देश की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के साथ उसका दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में गठबंधन है और पंजाब की सभी 13 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। केजरीवाल जी के घर वालों को ये तो रही पार्टी की बात। अब अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया को देखा जाए तो केजरीवाल उसके स्टार कैंपेनर हैं। तो अगर गिरफ्तारी और रिमांड का समय बढ़ा तो वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल
2024 के आम चुनावों के अलावा अगले साल होने वाले दिल्ली हरियाणा के चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे। अब उनके गिरफ्तार होने से इस प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के केंद्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है। ऐसे में जब प्रचार और तेज होगा तब केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती है। वैसे बीते 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने को लेकर मोदी सरकार को घेरते थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी छवि जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ और मजबूत है। केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई अब निश्चित ही चुनावी मुद्दा है और जनता के बीच है। जनता का मतदान ही निर्णय करेगा कि पक्ष विपक्ष के आरोपों को उसने कैसे देखा। देश के लगभग 12 राज्यों के नेता इस समय ईडी के रडार पर हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार, बंगाल और झारखंड में छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद जांच एजेंसी को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ लोकसभा चुनाव में मजबूत थी, लेकिन विधानसभा में कमजोर हुई। विपक्ष का आरोप है कि जीत के समीकरणों को बदलने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। इकतीस जनवरी को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए। 30 जनवरी को ईडी पटना में तेजस्वी यादव से 8 घंटे पूछताछ करती है, जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप में। 13 सितंबर 2023 की ये तस्वीर जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी 9 घंटे तक पूछताछ करती है, अवैध तरीके से शिक्षकों को नौकरी देने के आरोप में। हेमंत सोरेन अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ऐसे फंसे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। 31 जनवरी से ही जेल में। जिस तरह से झारखंड में हुआ, अब दिल्ली में हो रहा है, कई स्टेट्स में तोड़फोड़, हमारे यहाँ भी तोड़फोड़ हो रहा है, तो ये लोकतंत्र नहीं, एक तंत्र की तैयारी है, मुझे ऐसा लगता है इस देश में। 2019 के आम चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में बीजेपी ने 11, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू ने 1-1 सीट जीती थी। लेकिन उसी साल नवंबर में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की बड़ी हार हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ने मिलकर सरकार बना ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि इसी जीत ने बीजेपी को इतना बेचैन कर दिया कि हेमंत सोरेन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। जबकि जांच एजेंसियों के अनुसार हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। आरोप ये भी है कि उन्होंने जंगल की जमीन की कैटेगरी को अवैध तरीके से बदलकर संपत्ति अर्जित की। लेकिन राडार पर सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं। ईडी के खिलाफ भले ही जांच के नाम पर सवाल विपक्ष उठाए, लेकिन रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी, वीसा भारती और हेमा तक आरोपी है। जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया, वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है। ईडी, सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं, केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। संविधान, लोकतंत्र पे खतरा है। बिहार में 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली, जिसमें 17 बीजेपी, 16 जेडीयू और 6 एलजेपी के खाते में गई थी। 1 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। हैरानी की बात है कि 2019 में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन उसके बाद आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। केंद्र सरकार पर आरोप है कि बिहार में ईडी के जरिए महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का आरोप है
कि यही कोशिश बंगाल में भी हो रही है। 13 सितंबर को ही इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी और 13 सितंबर को ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। विपक्ष का आरोप है कि जीत के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार का जवाब है कि भ्रष्टाचारियों को पाई पाई का हिसाब देना होगा। देश के 2 मुख्यमंत्रियों पर ईडी की जांच का शिकंजा कसा, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। हालांकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है तो हेमंत सोरेन झारखंड में मजबूत अब भी माने जाते हैं। पर इन गिरफ्तारियों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, उसको लेकर भी बहस छिड़ी है कि यह कितना सही है। 2024 के आम चुनाव पास हैं, ऐसे में विपक्षी गठबंधन के 2 नेताओं का चुनाव प्रचार से दूर रहना चुनावी नतीजों पर क्या असर डाल सकता है? जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक जंग भी तेज होती जा रही है। देश के 2 राज्यों के सीएम गिरफ्तार हो गए हैं और कई बड़े नेताओं से लगातार पूछताछ चल रही है। सवाल है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर आम आदमी पार्टी की कोशिशों पर पड़ेगा? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से क्या आदिवासी वोटर नाराज होंगे या फिर बीजेपी को फायदा होगा? बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन पर किस तरह का असर पड़ेगा? इस बात से कोई इनकार नहीं है कि केजरीवाल पार्टी के लोकसभा अभियान की धुरी और स्टार प्रचारक बने हुए थे। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल और उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ है। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी देश के दूसरे हिस्सों में अपने पैर पसारने में जुटी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में जानकार यही कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ सकता है। आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक के बाद एक विपक्ष पे हमला हो रहा है। पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है। तानाशाही में विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं और आज भारत में भी यही हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कार्यालय चारों तरफ से सील कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं दिया गया। ये पहली बार हो रहा है कि कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी, विधायक, पार्षद अपने कार्यालय में नहीं जा सकता था। जगह जगह हमारे मंत्रियों की, विधायकों की, पार्षदों की, कार्यकर्ताओं की दिन भर गिरफ्तारियां की गई। ये आवाज को कुचल दो। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों के नेता भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सहयोगियों की राय आने लगी। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। शरद पवार ने कहा इंडिया गठबंधन एकजुट है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को हार का डर सता रहा है। उधर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया था। चुनाव के पहले आप समझ सकते हैं कि किसी पार्टी के अगर मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होता है तो चुनाव के पहले सारे कार्यकर्ता और जो भी चुनाव लड़ते हैं उनके सामने एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। और शायद भाजपा यही चाहती है कि इस तरह से कोई पार्टी कमजोर हो जाए चुनाव के पहले। हालांकि जनता सब कुछ देखती है, जनता जो निर्णय लेती है वो बिल्कुल सही निर्णय लेती है, इसलिए बहुत ज्यादा अहंकार भी नहीं होना चाहिए। पूरे देश में करीब 10.5 करोड़ आदिवासी हैं और आदिवासी वोटर 8.9% के लगभग हैं। ऐसे में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में देश के करीब 31% से ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं। दावा यही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर आदिवासी वोटरों पर होगा, जबकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से सीएम बनाकर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी की कोशिश है कि 2019 की तरह ही आदिवासी समुदाय पर वो अपनी पकड़ कायम रख सके। विपक्ष ईडी की शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहा है। 2014 से 2024 के बीच
क्या रही है ईडी के काम की रफ्तार और किस पार्टी के खिलाफ कितनी हुई है कार्रवाई, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जानते हैं ये क्यों हो रहा है, जांच से थोड़ा ही कोई डरता है, सब जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी एक मुख्यमंत्री की, वो कोई भाग थोड़ी रहे, गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, तो ये लोग भी समझते हैं। मुझे लगता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष एक बार फिर ईडी की शक्तियों के राजनीतिक दुरुपयोग की बात उठा रहा है। हालांकि जब से कानून में सुधार करके ईडी को अधिक शक्तियां दी गई हैं, संसद में भी विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरता रहा है। आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों? एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला है? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे? मेरे को समझ में नहीं आया। सब बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी है, फिर भी डरते हो। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद ईडी के जरिए नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में 4 गुना वृद्धि हुई। 2014 से 2022 के बीच 121 प्रमुख और बड़े नेता ईडी की जांच के दायरे में आए। इनमें से 115 विपक्षी नेता थे, जबकि यूपीए शासन में 2004 से 2014 तक कुल 26 नेताओं की जांच की गई, जिनमें विपक्षी नेता 14 थे। जब 2017 की मैं बात कर रहा हूं, यूपी का चुनाव था, कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हमने किया था तो क्यों कार्यवाही नहीं हो रही, हम पर सवाल खड़े करे थे। अब हो रही है तो हाय तौबा कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और आरोपियों पर कार्रवाई न करने के आक्रामक प्रचार के दम पर ही सत्ता में आई थी। सामने सारी पार्टियों को कुचल दो, खत्म कर दो, खरीद लो, तोड़ दो, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सामने कोई बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके बीच में होंगे? फिर तो यही है। अगर ये कुछ काम कर लेते तो आज इनको ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जनता वैसे ही कहती है यार इनको, जैसे दिल्ली में कहती है। दिल्ली में तो हमारे पास पावर ही नहीं है, हमने कौन सी ईडी फीडी छोड़ रखी है इनके पीछे। खूब फल फूल रहे हैं ये लोग भी, सारा विपक्ष फल फूल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में तो हम लोग हैं ना। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी के नेता नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, पत्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत, बीकानेर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वड्रा, आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में शरद पवार और अजीत पवार, बंगाल कोयला स्कैम में अभिषेक बनर्जी। लिस्ट लंबी है। बीजेपी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। जो बीजेपी का खिलाफत करेगा, बीजेपी के खिलाफ होगा, उनको ईडी उठाकर ले जाएगा, और जो बीजेपी में शामिल हो जाएगा वो इस ईडी और जांच एजेंसियों से बच जाएगा। जहां जहां भाजपा से अलग किसी दूसरी पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, उन्हीं इलाकों में आखिर क्यों इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां अटैक कर रही हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप तो ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा हैं जो अभी भाजपा में आ गए हैं या पहले से थे।
लेकिन सरकार का जवाब है कि ईडी एक स्वायत्त संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए को ईडी का ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के पास किसी की भी गिरफ्तारी का अधिकार है, लेकिन इसके अलावा ईडी के पास वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो वो देश के बड़े से बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भ्रष्टाचारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। जो दहशत प्रवर्तन निदेशालय के नाम की है वो किसी और एजेंसी की भी नहीं है। ईडी के नाम से ही आरोपी कांपने लगते हैं। ईडी के पास वो ताकत है जो सीबीआई और राज्य की पुलिस के पास भी नहीं होती है। विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी को जांचने और पकड़ने के लिए ईडी एक महत्वपूर्ण विभाग है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला लेन देन के मामले में भी कार्रवाई करता है। जब भी कोई स्थानीय पुलिस स्टेशन किसी ऐसे अपराध की एफआईआर लिखता है जिसमें 1 करोड़ रुपए से ऊपर की हेराफेरी होती है, तो वो जांच अधिकारी अपराध की डिटेल्स प्रवर्तन निदेशालय को आगे बढ़ा देता है। अगर इसी अपराध की जानकारी पहले ही ईडी को मिल जाती है तो वो पुलिस अधिकारियों से सीधे ही चार्जशीट या एफआईआर की कॉपी मांग लेते हैं। इससे ये पता लगाया जाता है कि कहीं लेन देन हवाला के जरिए तो नहीं हुआ है। 2018 में केंद्र सरकार ने पीएमएलए कानून में संशोधन करके ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में प्रॉपर्टी अटैच करने, आरोपी की गिरफ्तारी करने के विशेष अधिकार दिए थे। फेरा, फेमा और पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को इतने असीमित अधिकार हैं कि वो आरोपी को 3 साल तक जमानत देने से रोक सकता है। सजा के लिए जो है इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 7 साल की सजा है अगर डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, लेकिन अगर नारकोटिक्स का ऑफेंस है तो इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। सजा के साथ साथ कोर्ट जुर्माना भी कर सकता है। जुर्माने के साथ साथ इनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाती है। पीएमएलए एक्ट की धारा 24 के तहत अभियुक्त को ही ये साबित करना होता है कि उसके पास से जो धन मिला है वो कानूनी रूप से वैध है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी गई थी कि जांच एजेंसी के सामने आरोपी अगर कोई बात कबूल करता है तो वो प्रमाण की श्रेणी में कैसे आ सकता है। आमतौर पर एक मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान ही अदालत में सबूत माना जाता है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिन मामलों की जांच ईडी कर रही होती है उनमें एक जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड किया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी। पीएमएलए के अंतर्गत आने वाले सारे अपराध गैर जमानती होते हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग विद इन कंट्री की हुई है तो इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाता है और केस जो है चार्जशीट करने में, कोर्ट में भेजने में ईडी को 1 साल या 2 साल मैक्सिमम लगते हैं उसमें। लेकिन अगर केस में इन्वेस्टिगेशन फॉरेन कंट्री में भी है तब उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे वो लेटर रोगेटरी के थ्रू होता है। कोर्ट से हम एक ऑर्डर इशू करते हैं यहाँ से, वो ऑर्डर उनके कंट्री में जाता है। दे देन डिसाइड कि क्या हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें अपनी कंट्री में, नहीं। अगर करते हैं तो फिर वो वहां पर वो प्रोसेस करते हैं, फिर हमें इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। उसमें कई बार 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री के ऊपर। स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर किया हुआ है इसमें ऑलरेडी, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उसमें प्रोविजन बनाया हुआ है कि स्पेशल कोर्ट इसको देखेगा, फिर भी उसमें टाइम लग जाता है। ईडी के अपने लॉकअप नहीं होते जैसे सीबीआई के होते हैं, यानी बड़े से बड़ा वीआईपी भी अगर ईडी के रडार पर है तो वो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही बंद किया जाएगा। उसके वीआईपी स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उसी तकलीफ दे लॉकअप में रहना होगा जैसे एक आम अपराधी रहता है। 2024 का चुनाव सामने है। ईडी के जांच के दायरे में आई विपक्षी नेताओं और उसके एक्शन पर सरकार दोनों का अपना अपना पक्ष है, लेकिन क्या केंद्र सरकारें जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करती हैं? जो आरोप आज ईडी और मोदी सरकार पर लगते हैं वैसे ही आरोप सीबीआई और यूपीए सरकार पर लगते थे। सरकार किसी की रही हो, एजेंसियों पर आरोप लगते रहते हैं। जो आरोप आज ईडी पर लग रहे हैं, यूपीए के कार्यकाल में ये सीबीआई पर लगते रहे हैं। सीबीआई को तो सरकार का तोता तक कहा जाने लगा था।
आंकड़ों के अनुसार 2004 से 2014 तक 72 नेता सीबीआई की जांच के दायरे में थे। इनमें से विपक्ष के कुल 43 नेता थे। यानी जिन नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा उनमें 60% विपक्षी थे। इनमें 12 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जबकि 30 चार्जशीट दायर की गई। 6 नेता दोषी करार दिए गए, 7 अब तक रिहा हो चुके हैं। वहीं बीजेपी सरकार में 2014 से 2021 तक कुल 124 नेताओं पर सीबीआई की गाज गिरी, जिनमें विपक्षी दल के 118 नेता हैं। यानी 95% नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा जो विपक्षी दल से आते हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में कुल 26 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई और पूछताछ की। इनमें 14 नेता विपक्ष के थे। दरअसल ईडी को ज्यादा कारगर बनाने की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। जिस कानून के जरिए बड़े नेता ईडी के जद में हैं वो है पीएमएलए। इसमें 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किए गए थे। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब भी ईडी की शक्तियां सीमित थीं। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।